पता नहीं आप चलाएंगे कि नहीं, हमारा सब चलता है। चैनल में बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। डीएम अवस्थी, अनिल टुटेजा, सिंह साहब, सौम्या चौरसिया, तेरे को जो करना है मेरा कर लेना। अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के मूत्र से छत्तीसगढ़ की बिजली जलती थी। बड़े आईएएस और आईपीएस उनका थूक को चाटने के लिए लालायित रहते थे। क्या अपराध चर्चा था, बहुत पैसे हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं। इलेक्शन के लिए कुछ पैसे करिए, ज्यादा पैसे नहीं, 5 करोड़ चाहिए था बस। आखिर मुख्यमंत्री नहीं रहे, उन्हीं के कारण नहीं रहे, नहीं तो मुख्यमंत्री तो रहते। मतलब ये जो ईओडब्ल्यू आई, लोग कहते हैं मोदी जी ने अचानक भेज दिया। जिन जिन लोगों ने मुझे स्पर्श किया ना, ये सब खत्म हो गए। या तो मैं मरूं, या तो बच्चों का और घर वालों के मैं गले दबा दूं। मुझ पर वेब सीरीज भी मेरे इस पूरे मामले को लेकर के अभी शूट हुई है। ये आपके परिवार के लोगों को आप ठेका दे रहे थे पाठ्य पुस्तक निगम में। टर्मिनेट कर दें मुझे अभी। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। तो उसी चलते में कहा, या तो उठा ले फोन पे के काम कर ले। हाँ बाबू, हाँ। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में बीती एक सरकार गुजरी है, एक नई सरकार काम कर रही है। बीती सरकार ने किसी को क्या क्या दिया, तो किसी को जख्म दिए, किसी को नए रास्ते जिंदगी के सिखाए। बहुत कुछ उस सरकार में रहा जिसके बारे में शायद खुलकर चर्चा उस तरह की हुई नहीं है। और मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय था कि 2016-17 के आसपास मैं एक दफ्तर पहुंचता हूं, जाकर देखता हूं उस दफ्तर को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसके कामकाज के बेहतरी के लिए, यानी कि फाइल रुकती नहीं है, सरपंच अपना काम कर लेते हैं। जब पता लगाता हूं कि इस दफ्तर में अधिकारी कौन है भाई जो इस तरह का दफ्तर बनाकर रखे हैं, धरसीवां जनपद की बात कर रहा हूं मैं, तो पता लगता है कि अशोक चतुर्वेदी एक अधिकारी हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए, उनके काम करने का ढंग थोड़ा अलग है। मेरी मुलाकात होती है उन अशोक चतुर्वेदी से। बाद में एक पोटेंशियल अधिकारी जो कि खूब अच्छी तरह अपना काम करना जानते हैं, इस तरह से मेरा परिचय उनसे रहा है। लेकिन मैं देखता हूं 2022-23 आते आते वही अशोक चतुर्वेदी जो कि पंचायत विभाग में अधिकारी हैं, मुझे एक मंच पर कथा पढ़ते सुनाई पड़ते हैं शिवरी नारायण में, और नाम उनका हो चुका है अब अशोक हरबंस, पंडित अशोक हरबंस। तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो इस जिज्ञासा के साथ कुछ साल गुजारने के बाद आज मैं उनके पास पहुंचा हूं और उस दौर को और इस नई भूमिका को समझने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो यही जो मैंने परिचय में बताया कि मैं तो एक अधिकारी अशोक चतुर्वेदी को जानता था कि जो पोटेंशियल थे अपने काम के लिए, अपने काम को करना जानते थे। हाँ, मेरा मानना है कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी स्थान पर रहें, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए। और यह भी कहने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि जब लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम में क्लियर किया, लास्ट अंतिम पीएससी थी मध्य प्रदेश की, तो 3 मार्च को 2001 को मेरी ज्वाइनिंग जिला पंचायत बिलासपुर में होती है। तब से लेकर के 2019 तक, दिसंबर 19 तक के 19 वर्षों में लगभग मेरी ऑन डिमांड, गवर्नमेंट के कहने पे ऑन डिमांड लगभग मेरी 21 पोस्टिंग हुई टोटल। और मज़े की बात यह है कि इस 19 वर्ष में मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का एकमात्र अधिकारी रहा जिसका एसीआर गोपनीय चरित्रावली का प्लस रहा है। 19 वर्ष लगातार 19 वर्ष तक के का प्लस यदि किसी का रहा मेरे विभाग में 2001 से 19 तक, तो मैं अकेला अधिकारी था। तो फिर कैसे असहज होगी सरकार आपसे? देखिए, क्या होता है कि सरकारों के का जो स्वरूप होता है, सरकारों का जो नेचर होता है, लगभग कमोबेश वैसा ही होता है। हुआ ये कि जोगी जी के मुख्यमंत्री पद से जाने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और 15 वर्षों तक के निस्संदेह बहुत ही सहज और सरल और विवेकी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। 2019 तक डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक नेता ये समझते हैं कि सरकार के साथ में यदि कोई अधिकारी काम कर रहा है तो वो उस पार्टी का यदि गुलाम हो गया है, तो ये सोच जरा सा गलत है।
पार्टी का गुलाम नहीं होता है, विचारों से यदा कदा प्रभावित होता है। तो मैं 2001 से लेके 2019 तक रहा, उसमें 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह की ही सरकार थी, और जिस तरीके से सरकारें मुझे काम दी मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता रहा। एक ऐसा समय था जिला रायपुर में मैं आरंग का भी सीओ था एक ही समय में, जनपद पंचायत तिल्दा का भी था और धरसीमा का था, और एडिशनल सीओ जिला पंचायत रायपुर भी था। तो यह चीज तब मिल पाता है जब आप परिश्रम करते हो, आपकी एक पहचान स्थापित होती है, और बड़े अधिकारी भी काम उन्हीं से कराना चाहते हैं जो काम करता है। यदि कोई आलस्य से भरा हुआ है जिसे काम करना नहीं आता है तो बड़े अधिकारी भी बोलते हैं चलो यार तुम्हें काम करना नहीं आता है। तो एक दौर था जो कि रहा, और 2019 के बाद सरकार बदलती है तो चिट्ठियां लिखना प्रारंभ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित अधिकारी अशोक चतुर्वेदी हैं, इसलिए सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ जांच की जाए, इनके खिलाफ FIR की जाए, इनके कार्यों की जांच की जाए। इस तरीके से सारे वातावरण जो है बनते हैं, उस वातावरण को मैंने भी भोगा और झेला। लेकिन बाकी लोगों ने उस तरह के नहीं भोगा जिस तरह से आपने भोगा, तो कुछ ज़्यादा प्रेम था उस दौर के जो अधिकारी जो सरकार को अपने नाखून में दबा कर रखते थे? देखिए, बहुत ही खुल के कहना चाहूँगा, और मुझे किसी चीज़ से भय भी नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ, डरता यदि तो मैं जाकर के उन लोगों के चरणों में जाके गिर पड़ता रात के अंधेरे में। इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा अद्भुत मिजाज है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स की बात कहूँगा कि दिन में वे कांग्रेस के साथ रहते हैं और रात में बीजेपी के साथ चले जाएंगे, या दिन में यदि बीजेपी के साथ हैं तो रात को कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, या जो भी पार्टियां वहाँ रहती हैं। तो जिसकी सत्ता होती है, जिसमें दमखम होता है, वो उन दरवाजों पर पहुँचते रहते हैं, वो उनका नेचर होता है, वही सिखाया जाता है। हमसे नहीं होता भैया, हमारे से ये हो ही नहीं पाया, तो ये नहीं हो पाया इसलिए भोगे। हमने बताया लोगों को कि भाई ऐसा है कि मैं किसी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी नहीं हूँ, मैं शासन का अधिकारी हूँ। आप जो कहेंगे उस काम को मैं करूँगा, और मैंने करने की कोशिश की, परंतु चुनाव जो है ना बड़ा गजब होता है। मुझे याद है दिसंबर 2019 के बाद 2020 में, शुरू के 20 में, तीसरे चौथे महीने में महाराष्ट्र का चुनाव था, और वो चुनाव लगता है कि मेरे लिए ही मेरा दुर्भाग्य बन करके आ गया, जब किसी ने एक पैसों की मांग करी और मेरे पास पैसे रहते तो मैं देता, मैंने मना कर दिया, और फिर सारी की सारी परिस्थितियां जो हैं मेरे प्रतिकूल होते चली गई। किसने पैसे मांगे थे, कितने मांगे थे? और इसे भी नहीं छिपाऊंगा। चलिए, इस प्रदेश में 2019 से एक बड़ी ही, मैंने मेरे जीवन में उतना ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं देखा, जिसका नाम मैं बड़े प्रेम से उसे काम्या चौरसिया कहता हूँ, और उसका नाम दुनिया को पता है, सौम्या ही है। तो उसकी तरफ से आया था कि भाई इलेक्शन के लिए कुछ पैसे करिए, ज़्यादा पैसे नहीं, 5 करोड़ चाहिए था बस, ज़्यादा नहीं है वो। मैंने कहा 5 करोड़ रुपए यदि रहते मेरे पास तो मैं नौकरी नहीं करता, जाता खेत लेता और खेती करता और धान बेचता। अच्छा, धान का रेट भी अच्छा है छत्तीसगढ़ में, ये करता। तो मैंने कहा भैया मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बोले आप देख लो, समझ लो, नहीं हो पाएगा तो गड़बड़ है। और वहीं से फिर मेरे खिलाफ में जांच चालू करना, फर्जी शिकायतें करना, फर्जी FIR कराना, ये सब उसके निर्देश पे चालू हुआ। और जब प्रारंभ हुआ है सब, तो मैं 1-2 बार मिलने की कोशिश भी किया कि भाई चलो एक बार बैठ के बात कर लें कि है क्या इतना इशू आपको, परंतु कहते हैं ना कि उसकी थूक से ना छत्तीसगढ़ का चिराग जलता था। तो जिसमें सत्ता का इतना घमंड होता है तो किसी हमारे जैसे आदमी से क्यों मिले। और फिर 2 ही चीज़ थी, या तो आप अपनी लड़ाई लड़ लो या तो अपने आप को समाप्त कर लो। तो हम उनमें के हैं नहीं, हम लड़ते चले गए। मतलब उसका आधिपत्य स्वीकार जो कर रहा था उसका ठीक था सब कुछ। ऐसा है देवेश जी कि 2 लोग थे उस सरकार में। तत्कालीन मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, तत्कालीन मुख्यमंत्री निस्संदेह इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ अस्मिता के दृष्टिकोण से यदि देखें तो निस्संदेह बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के जो भी कला है, संस्कृति है, जो भी पहचान है, उसको एस्टेब्लिश तो किया, उस एस्टेब्लिशमेंट में लगे रहे। उनसे मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं रही।
परंतु इस बात की शिकायत उनके नीचे के दो लोग थे, एक सौम्या चौरसिया और एक अनिल टूटेगा, जिसको मैं कहता हूँ अनिल टूटेगा। इन दोनों लोगों से रही। मुझे आज भी अच्छे से वाकया याद है कि जब आईटी की रेड हुई, पहली आईटी की रेड हुई, जब इसमें सबूत इकट्ठे हुए और वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके थोड़े ही दिन पहले मुझे आईटी के लोगों ने बयान के लिए दिल्ली बुलाया था। वहाँ बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई और कहा गया कि भाई छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। मैंने कहा जो मेरे साथ गुजर रहा है, तब तक के मेरे खिलाफ में 2 एफआईआर हो चुका था ईओडब्ल्यू में, और ईओडब्ल्यू में एफआईआर करने वाले व्यक्ति भी जीपी सिंह ही थे, जो ईओडब्ल्यू के चीफ थे। उस समय वो ज़्यादा तो नहीं, पर सौम्या चौरसिया की बात ही सिर्फ सुनते थे, दूसरे की नहीं सुनते थे। तो वक्त की मार होती है कि बाद में उनको समझ में आ गया कि वही उन्हें जेल भिजवा दी। नए मुकेश गुप्ता बनने की कोशिश कर रहे थे वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और वे 2 एफआईआर काटे। उसके बाद फिर एक पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही मेरे भाई की तरह हैं, वो समझ जाएंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, अब तो मेरे अच्छे संबंध हैं। सुनील नामदेव नहीं, और एक पत्रकार हैं। वो पत्रकार, चलिए इतना हिंट कर देता हूँ, जगदलपुर के रहने वाले हैं, है ना। उनका सांध्य दैनिक निकलता है, नाम नहीं लूंगा, अब बहुत वर्षों से निकल रहे हैं। तो उनको भेजा गया था कि मेरे पास जा करके बात कराओ मेरी अशोक चतुर्वेदी से, 2 एफआईआर हो गई है, वो परेशान हो जाएगा और उसको एक नेक सलाह दूंगा। करीब ये घटना थी सुबह 10 साढ़े 10 बजे की। उनके मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल लगाया गया जीपी सिंह साहब को और पकड़ा दिया गया मुझे बात करने की। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिए हैं टेक्स्ट बुक कारपोरेशन से, जा कर के अब जहाँ किए हैं वहाँ जा कर के तुम ज्वाइन कर लो, और क्यों हाई कोर्ट से स्टे ले लिए हो। इससे जो मैडम है बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और नहीं तो बर्बाद कर दिए जाओगे। मैंने कहा सर बर्बाद होने से क्या डरूंगा मैं आबाद ही कब था कि बर्बाद होऊंगा, है ना। तो बोले मिस्टर यू आर ऑन सूट, ये वर्ड है आज भी याद है, यहाँ पे कान में गूंजा, यू आर ऑन सूट। तो मैंने कहा तेरे को जो करना है मेरा कर लेना, पर मुझे धमकी नहीं दे सकता। और उसके बाद तीसरा केस बनाया कि एफआईआर और हुआ डिस्प्रपोर्शनेट इनकम, भ्रष्टाचार का अपराध। चर्चा था, बहुत पैसे हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं। ऐसा है कि 2 चीजें होती हैं कि यदि करोड़ों अरबों रुपए मेरे पास होते तो मैं शायद लड़ाई नहीं लड़ता। जिस व्यक्ति के पास में आकंठ भ्रष्टाचार से डूबा हुआ हो, आकंठ पैसा हो और भ्रष्टाचार से लिप्त हो, यदि उसकी जमीनें 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ हो, तो वो सरकार से कैसे लड़ेगा? ये प्रश्न है सीधा। वो सरकार से लड़ ही नहीं सकता, उसके अंदर में वो आत्मबल आ ही नहीं सकता, उसके अंदर में वो विश्वास आ ही नहीं सकता। वो खुद मर जाएगा, जा करके रात के समय में जाके उसके पैरों पे गिर जाएगा। हमारे अंदर में हमें पता है कि 10 एकड़ जमीन मेरी गवर्नमेंट से अनुमति लेकर ली हुई थी और एक मकान गवर्नमेंट से अनुमति लेकर लिया हुआ था, उस पे भी केस डिस्प्रपोर्शनेट का बना दिया गया। एक जो 10 एकड़ की खेत जो ली गई थी, उसमें पहले उसके डेवलपमेंट पे पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 18 लाख रुपए का जो वो लगाया गया कि उसके डेवलपमेंट में इतने खर्च हुए हैं। जब उसको मैडम जी ने और सौम्या ने जब डांट लगाई, तो वही जो है वहाँ की प्रगति पे 88 लाख कर दिया गया रातों रात। 18 लाख 88, दोनों पेपर मेरे पास है। तो जब इस तरीके से सरकारें चलती हैं तो उससे उन अधिकारियों पे क्या फर्क पड़ता है? आखिर मुख्यमंत्री नहीं रहे, उन्हीं के कारण नहीं रहे, नहीं तो मुख्यमंत्री तो रहते। ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते चले गए। इवन यहाँ तक के कि अशोक चतुर्वेदी के घर में जब रेड होती है ईओडब्ल्यू की, तो पासपोर्ट जब्त होता है। मजे की चीज बता रहा हूं आपको, इस चैनल में बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। पासपोर्ट जब्त होता है, पासपोर्ट को पुलिस लेकर के जाती है ईओडब्ल्यू, और जब चार्जशीट पुटअप किया जाता है कोर्ट में, तो उसमें लिखा जाता है कि मैं अशोक चतुर्वेदी परिवार के साथ इस्तांबुल गया, न्यूयॉर्क गया, दुबई गया और पेरिस गया, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। मैं आज जिम्मेदारी से इस चैनल पे कह रहा हूं कि यदि इन देशों की यात्रा छोड़ दीजिए, एक काठमांडू नेपाल, जिसको वोटर आईडी से इंडियन को जाने का अधिकार है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उस काठमांडू को छोड़ करके यदि मैं देश से बाहर गया हूँगा, तो सरकार मुझे फांसी पे चढ़ा दे,
फांसी पे चढ़ा दें मुझे। और अभी यदि ये सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो इसकी एक बार फिर जांच करा ले मैं विदेश यात्रा गया कि नहीं, टर्मिनेट कर दें मुझे अभी। तो केस ऐसे बनाए गए, इस्तांबुल गया, न्यूयॉर्क गया, दुबई गया, एक भी वीजा मेरे पासपोर्ट में यदि लगा होगा तो मैं सब अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरे खिलाफ क्यों ऐसे झूठा षड्यंत्र बनाते थे? 18 लाख को 88 लाख करना, और तो प्रकरण ही नहीं बन पाता ना, प्रकरण ही नहीं बन पाता। जब मुझे बुलाया गया था ईओ के द्वारा में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा में, तो कैमरा चल रहा था। मैंने कहा यार पार्टनर, पहले मेरा ये तो पासपोर्ट है, इसको तो देख ले। तुम्हारे सामने पासपोर्ट रखा है, कोरा है, इसमें नहीं लगा है, तो मैं कब गया इस्तांबुल? तुम सर आप तो जान रहे हो, ऊपर के निर्देश हैं सर, ऊपर के निर्देश हैं सर, और ऊपर के निर्देश सर तो बनाना पड़ रहा है। ये कोर्ट में सब निपट लेना ना सर, कोर्ट में निपट लेना, हम लोग की नौकरी चली जाएगी। नीचे का अधिकारी जब इतना परेशान है, नौकरी चली जाएगी तो कहें क्या। मजे की बात देखिए, डिस्प्रपोर्शनेट इनकम में मेरी जो पत्नी है ज्योति चतुर्वेदी जिनका नाम है, वो 1998 से टीचर है। उसके इनकम को 1998 से 2010 का काउंट नहीं किया गया, 2011 से नौकरी दिखा दिया गया उसका, 10 साल का सिर्फ काउंट किया गया। मैंने कहा यार ये सारे पेपर्स हैं, वो तो 12 साल पुराने से कर रही है, 1998 से। बोले कोर्ट में दिखा देना ना सर, हम लोग करनी, क्योंकि पूरा इनकम को यदि हम जोड़ देंगे तो फिर आपके खिलाफ में प्रकरण ही नहीं बनेगा, हम बहुत मजबूरी में हैं सर। मैंने कहा कर क्यों रहे हो ये सब? बोले नीचे बैठा है वो। तो मैंने कहा नीचे कौन बैठा है? तो नीचे एक महानुभाव बैठे हुए थे जिनका नाम था डीएम अवस्थी। डीएम अवस्थी डीजीपी से रिटायरमेंट होने के बाद ईओडब्ल्यू के चीफ इसलिए बने थे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं अशोक चतुर्वेदी को अरेस्ट करूंगा, मुझे ईओडब्ल्यू का चीफ बना दो। और यदि किसी को ईओडब्ल्यू का चीफ संविदा में मिल जाता है तो उससे क्या सौभाग्य की बात होगी, उससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता है। उन्होंने उस काम को किया भी, मुझे खुशी है, पर जहाँ भी रहें खुश रहें। यद्यपि मेरा हृदय यही कहता है कि जो होगा देखेंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मुझे स्पर्श किया ना, ये सब खत्म हो गए। एक ऐसे अकेला अशोक चतुर्वेदी को जिन जिन लोगों ने छुआ, 150 लोग जेल गए छत्तीसगढ़ में, शराब और कोयले में। तो ये आपने सारी शिकायतें की थी, ये चर्चा है। इंसान, जब मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को भी, चाहे वो कोई भी दल हो, 2020 में पता नहीं आप चलाएंगे कि नहीं, हमारा सब चलता है, जिनके मूत्र से अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के मूत्र से छत्तीसगढ़ की बिजली जलती थी। मैं ये कहता हूं कि वो एनटीपीसी थर्मल पावर कोरबा से नहीं जलती थी, जिनके दरवाजे के सामने में बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस उनका थूक को चाटने के लिए लालायित रहते थे। उस दौरान मैं इनसे लड़ रहा था। मेरे पास ये सिर्फ मौका था कि या तो मैं लड़ूं या तो खुद आत्महत्या कर लूं। एक घटना मुझे याद आई, डीजीपी उस समय थे डीएम अवस्थी। एक पत्रकार थे, पत्रकारों से मेरा अच्छा संबंध रहा था, नाम ले लेता हूं उनका, मेरे बोलने में दिक्कत नहीं है, आवेश तिवारी जी। आवेश तिवारी जी ने मेरे फेवर में फ़ोन किया डीजीपी को कि इनकी बात को सुनिए, इनके साथ गलत हो रहा है। और उन्होंने मुझे मौका दिया 5:15 बजे का। मैं थक चुका था तब तक इस लड़ाई से। और पुराना जो डीजीपी का कार्यालय है सिविल लाइन के किनारे वाला, वहाँ बोले वहाँ आ जाना, क्योंकि डीजीपी का कार्यालय शिफ्ट हो चुका था। मैं गया, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। बोले साहब जल्दी मत बोलिए, मेरा जान का सवाल है, जल्दी मत करिए। आप मुझे 10 मिनट यदि बात करेंगे तो 10 मिनट में कंक्लूड करूंगा, 20 मिनट देंगे 20 मिनट में कंक्लूड करूंगा, 5 मिनट देंगे 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा। चलो बोलिए बैठिए। मैंने कहा दूसरी बात कोई बीच में नहीं आएगा, आप बोल दीजिए। और मैंने किस तरीके से मुझे परेशान किया गया कि हर 20-25 दिन में मेरे घर में 20-20, 25-25 पुलिस के लोगों को भेजा जाता था बगैर सर्च वारंट के। आखिर कैसे जाते थे, क्यों जाते थे, कहाँ था नियम, ये जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो तत्कालीन सीएम की जानकारी के बिना हो रहा था, मेरे को पता है ये भी। तो कौन दे रहा था? यही दोनों दे रहे थे जो दोनों जेल पे हैं, और कौन दे रहा था? और ये कहा उन्होंने खुद, जीपी ने कहा था इस बात को कि भाई इनके कारण ये सब ऐसा हो रहा है, तुम नहीं तो जाके माफ़ी मांग लो। ये सीधा अपने आप में साक्ष्य है। और
आए दिन भेजना। कई बार ये हुआ कि जो टीआई लोग आते थे सिविल में, उनके फोटोग्राफ्स मेरे बेटे ने अपने कैमरे से खींचे, उसकी मैंने कंप्लेंट करी है डीडी नगर थाने में। आज भी मेरे पास उसकी रिसीविंग है कि मेरे घर में देखिए पुलिस वाले कैसे बैठे हुए हैं फोटो के साथ में। तो यार ये मतलब इस प्रजातंत्र में इस तरीके का, जैसे हम दुर्दांत अपराधी थे, नक्सलाइट थे, आतंकवादी थे, किस तरीके से हमारे साथ हरकत कर रहे थे, तो वहाँ पर या तो मरो या तो लड़ो। तो जब मरो और लड़ो का हुआ तो हम मरने वालों में से नहीं हैं, हमें कोई दम ही नहीं है कि कोई हमें मार सके, हम लड़ने वालों में से हैं। और हमने निस्संदेह, हम खुल के बोल रहे हैं इस बात को, आज खुल के बोल रहे हैं कि आज की वर्तमान सरकार का भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि फरवरी मार्च 2020 में कोयले और शराब का उसने कंप्लेंट किया। मैंने किया, हाँ मैंने किया, मेरे मित्रों ने किया, मेरे एडवोकेट से हुए, और भी मेरे साथ जो लोग मेरे साथ दे रहे थे उन लोगों के थ्रू हुए, और एक नहीं मैं 10,000 पेज का कंप्लेंट किया हूँ। मतलब ये जो EOW आई, लोग कहते हैं मोदी जी ने अचानक भेज दिया, कोल मामले में, शराब घोटाला मामले में, ये बीजेपी की खोज नहीं थी। ये मैं ये नहीं जानता कि किसने कहाँ भेजा, किसके निर्देश पे आए, कैसे आए, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता इस बारे में। ये तो जो भेजेगा वो जानेगा, जो होगा वो जानेगा। हाँ, कंप्लेंट में मैं था, मैंने कंप्लेंट जहाँ जैसा होता मैं करवाया, मैंने किया, जहाँ मेरी बात कहनी थी मैंने किया, खुल करके किया कि या तो मैं मरूँ या तो बच्चों का और घर वालों के मैं गले दबा दूँ। मैंने जब डीजीपी के पास कहा था, जो बात रुक गई थी, ये डीएम अवस्थी साहब के पास जब मैं पहुंचा तो आखिरी में मैंने कहा, उस समय तक कि जीपी सिंह साहब उनकी गोद में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि साहब मुझे राहुल शर्मा समझने की भूल कोई ना करे जो अपनी कनपट्टी पे गोली चला लेगा। मैं अशोक चतुर्वेदी हूँ, मैं वो नहीं करूंगा। जिस दिन बात होगी तो मैं ही चलाऊंगा। मैं ये बोल के आया और जोर से उनकी टेबल पे मारा था। आज भी आप बाइट ले सकते हैं जाके कि उनके टेबल की फाइलें नीचे गिर गई थी। तो ये चीजें किसी व्यक्ति के अंदर में तब आती है जब उसको आप बर्बाद करने के लिए पूरे सिस्टम को लगा देते हो। इन सारी घटनाओं को इनको बताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तत्कालीन से मिलने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए, परंतु मुझे मिलने का या तो समय नहीं दिया गया या लोगों ने नहीं चाहा कि मैं मिल पाऊं। ये सब होता रहा मेरे साथ। और तमाम पता होगा कि अब क्या बोलने वाले हैं इसलिए ना मिले हूँ। देखिए, जब कोई किसी से मिलेगा तो उनके बहुत सारी चीज़ों को सामने रखेगा। मैं तो चीख चीख के कह रहा था, जब आरटीआई एक्टिविस्ट मैंने इसके पीछे लगाया, सौम्या चौरसिया के ज़मीनों के पीछे, कि भाई जरा सा जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार की तोहमत लगा रही, जरा उसके पेपर निकालें। सारे एसडीएम्स को फ़ोन चले गए कि कोई भी पेपर ना दिए जाएं। और बाबू को फ़ोन थोड़ी गए, पीयून को फ़ोन थोड़ी गए, बड़े बाबू को फ़ोन थोड़ी गए। बहुत तरीके हैं निकालने के, पेपर आए। जिस ठाकुर दिया की जमीन का प्रकरण ईडी ने बनाया, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, सारे पेपर्स तत्कालीन समय में नकल के साथ निकले हुए इस प्रदेश के अंदर पहले किसी के हाथ में आया तो हमारे हाथ में आया, हमारी टीम के हाथ में आया। मेरी टीम के साथ जो लोग लड़ रहे थे मर्द की तरह, जिनकी संख्या दहाई में नहीं थी, इकाई में थी, हमारे पास आए और हमने वहाँ से फिर फायरिंग स्टार्ट करी हुई थी। तो किए, हम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो हम मरेंगे थोड़ी भाई, हम तो करेंगे, बिल्कुल करें, उसमें कोई बात ही नहीं है। भांति भांति के आरोप लगे आपके परिवार के लोगों को, आप ठेका दे रहे थे पाठ्य पुस्तक निगम में। पाठ्य पुस्तक निगम में जहाँ तक ठेका देने का सवाल है, जिसका नाम हितेश चौबे है, मेरा कंपनी होप इंटरप्राइजेस, यदि उसको मैंने जान करके कोई ठेका, गलत पेपर्स लगा के मैंने जान करके कोई ठेका दिया होगा, तो मेरा एक बेटा है, एक बेटा, हमारे पूरे दो भाइयों के मध्य में एक बेटा है। आज शपथ खा करके कहता हूँ कि उसका अंत हो जाना चाहिए। मैं राम की कथा करता हूँ साहब, मैं श्री राम की कथा करता हूँ, उसका अंत हो जाना चाहिए, उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए यदि मैंने ऐसा किया होगा। यदि कोई उस सिस्टम पे यदि कोई गलत पेपर्स लगवा रहा है या लोग आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो 2 टेंडरर थे उसमें भाग लिए थे, मैं उनको जानता हूं, पहले उनके पेमेंट वहां से निकले हैं टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन से, परंतु सौम्या चौरसिया के दबाव में उनको बुलाया गया बिजनेसमैन को और बोला गया कि ये बोलो कि ये पेपर्स हमारे नहीं है और नहीं लगाए हैं। चूंकि उनको व्यापार करना है तो वो वही करेंगे जो सिस्टम कह रहा है, उनको पैसा कमाना है। वो आ करके घर में मुझे बताए कि हमारे ऊपर मजबूरी है, हम बहुत सारा काम करते रहते हैं, बर्बाद हो जाएंगे।
ये हुआ है। अब रहा उसको काम मिलना, तो यदि L1 रेट पर उसको काम मिला, तत्कालीन समय में L1 रेट पर काम मिला, तो मैं सिर्फ एक ही कहता हूं, एक ही बात कहता हूं, वर्तमान सरकार से मैं अनुरोध भी करता हूं कि L1 रेट जिस पे मैंने काम कराए, सेम मटेरियल का काम उस समय पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन में उसके 1.5 गुना और 2 गुना रेट पे करीब 200 से 300 करोड़ रुपए का हुआ होगा, उससे ज्यादा रेट पे 1.5 गुना 2 गुना। तो क्या सारे लोगों के खिलाफ में ये सरकार FIR करेगी? मैं यदि किसी को ठेका दे के काम दिलाऊंगा या गलत काम दिलाऊंगा तो ज्यादा रेट पे दिलाऊंगा ना। रेट यदि मान लीजिए एग्जाम्पल 10 रुपए वर्ग फीट में कोई काम मैंने दिया है और पीडब्ल्यूडी के SOR में उसका रेट 20 रुपए है, तो मैंने तो सरकार के पैसे बचाए, मैं सरकार का पैसा कहाँ लुटाया? पर उसी सरकार में 20 रुपए वर्ग फीट में वही काम किया है पीडब्ल्यूडी में लोगों ने, तो मैं कहाँ से चोर हूँ? एक बात ये आती है कि बड़ा मानवीय पहलू है वो कि आपको जेल जाना पड़ा इस बीच में, और आपके पिताजी को सदमा भी हुआ इस बात का। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं मेरे बेटे और पत्नी के साथ में मेरा इलाज कराने के लिए बेंगलोर निकला। तब तक के 3 FIR कटी थी, मुझे 3 में से 2 में प्रोटेक्शन था, 1 में प्रोटेक्शन कुछ समय के लिए हटा था, और शेष एक FIR तो खत्म हो ही गया था जो इन्होंने सिविल लाइन में काटा था मेरे खिलाफ में। सबसे बड़ी बात देवेश जी, सोचिए कि मेरे जैसा छोटा सा अधिकारी जिसके खिलाफ में यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी को खड़ी कर रही हो, तो मैं उनके लिए क्या बन चुका था। मेरे खिलाफ में यहाँ पर केस लड़ने के लिए निर्भया कांड लड़ने वाले दयन कृष्णन जी को चार्टर विमान से लाया जाता था और हेलीकॉप्टर से बिलासपुर भेजा जाता था। मतलब तुम मुझे किस तरीके से लड़ रहे थे? उस समय भय का वातावरण था, उसके बाद भी हम लड़े, इतने नामी गिरामी लोगों को लड़े, उनके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी। अब रही बात अरेस्टिंग की, इनको लगने लगा कि ईडी के जब रेट्स हुए, IT के रेट्स हुए कि अशोक चतुर्वेदी कर रहा है, हाँ तुम डाल हम पात, कोई समस्या नहीं है, हम लड़ते चले गए। अपने आप को मारें क्या? अपने बेटे का गला घोंटे क्या? नहीं कर सकते ना। हद तो ये है कि किसके खिलाफ इन्होंने FIR नहीं करी। हद तो ये है किसको बुला करके नहीं धमकी दिया, चमकी दिया। अब ये बड़ी लंबी कहानी है। एक मुझ पर वेब सीरीज भी मेरे इस पूरे मामले को लेकर के अभी शूट हुई है और 7 एपिसोड की है। आने वाले समय में नेटफ्लिक्स में आप देखेंगे। अरे वाह, छत्तीसगढ़ की कहानी पर? हाँ, मेरे ही ऊपर है। इस पूरे एपिसोड को लेकर के मैं पूरे दिखा रहा हूँ कि कैसे लड़ाई लड़ा गया था। हालांकि वो ड्रामेस्टिक डॉक्यूमेंट्री है, हाँ थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री ड्रामेस्टिक है, तो सारी चीज़ें उसमें मैं दिखाऊंगा। यदि मैं नहीं दिखाता या नहीं दिखाने का यदि सोचता, मैं यदि आकंठ डूबा रहता तो मैं कहाँ दिखाता है सब चीज़ को। अब रही बात अरेस्टिंग की जो आप पूछ रहे थे, हम इलाज कराने के लिए जा रहे थे। हम पहुंचे थे वल्टियर से आगे गुंटूर में रुके हुए थे। गुंटूर में यहाँ की पुलिस भेजा और पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। मैंने कहा चलो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, तत्कालीन समय में जिन लोगों ने भी मुझे अरेस्ट करके लाया, जगदलपुर लाए, मेरी अरेस्टिंग गुंटूर से हुई। समाचार पत्रों में आया कि गुंटूर से अशोक चतुर्वेदी अरेस्ट हुआ। ठीक है, सारे समाचार पत्र देख लीजिए। और वो जो ओम चंदेल गया हुआ था एडिशनल SP, उसके मोबाइल की जांच कर ली जाए कि वो वहां से फोटो भेजा कि नहीं भेजा गुंटूर से मेरी उसकी अरेस्टिंग की। पर मेरी अरेस्टिंग में पेपर्स में जगदलपुर से दिखाई गई। मेरी अरेस्टिंग पेपर में जगदलपुर से दिखाई गई, न्यूज में सब में आया है, फोटो गुंटूर से भेजा है। तो सबसे पहले तो उसी का CDR चेक कर लेना चाहिए। क्यों गुंटूर से अरेस्ट किया कि जगदलपुर से? अरेस्टिंग जगदलपुर से दिखा रहे हो। यहाँ लाया गया, 12 दिन में पुलिस रिमांड में था। इनके पास पूछने के लिए कुछ रहता, पूछते बेचारे। और लिटरली तीसरे दिन जब मेरी पूछताछ चालू हुई हल्की सी, तो मैंने कहा भैया कैमरा लगवा लो, पूछताछ कर रहे हो तो बोले नहीं सर, आपकी तो संवेदनशील मामला है, हम तो कैमरे में ही पूछेंगे सारे चीज को। कैमरे में जब पूछना चालू किया तो नाम, पता, गांव, थाना वाना तो नॉर्मल रूप से पूछा जाता है, वो सब पूछा गया। तो पहला प्रश्न था, क्या आप सौम्या चौरसिया को जानते हैं? तो मैंने कहा उसको कौन नहीं जानता।
इस प्रदेश में जिसको कलेक्टर और एसपी बनना है वही बनाती है, तो उसको जानता कौन नहीं है, सब जानते हैं। परंतु हाँ, उस रूप में मैं उसे नहीं जानता, कभी मिला नहीं हूँ, कभी मेरा संपर्क नहीं है, कभी मेरी बात नहीं हुई है। एक ही बार फोन आया था पैसा मांगने के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 करोड़ मांगी थी, मैं देने से मना कर दिया। इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बोले और कोई इस तरीके से आपके संबंध में? बोले कोई संबंध नहीं रहा। तो बोले और कुछ कहना चाहेंगे? तो मैंने लिटरली कहा, कैमरे में मैंने गाली दी और माँ की गाली दी। क्वेश्चन स्किप हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपके संबंध अनिल टुटेजा से अच्छे हैं? मैंने कहा 2004 में जिस तरीके के अनिल टुटेजा थे वैसे अब वो नहीं रहे। उनके जब वो डिप्टी सेक्रेटरी थे तो उनके चैम्बर में बैठ के हम चाय पिया करते थे, वैसे वो नहीं रहे हैं। अभी पैसे की शायद भूख लग गई है, इसलिए थोड़े से बदल गए हैं बेचारे। आदमी अच्छे थे, परंतु अब पता नहीं कैसे उनका दिमाग चला गया है। निसंदेह आप लोग अभी मेरा बयान ले लीजिए और आप स्टैंप में लिख के लीजिए कि आप लोग ही इसी टेबल पर बैठकर आने वाले वक्त में सौम्या चौरसिया और अनिल टुटेजा का बयान लेंगे। कैमरे में बोला हूँ, बयान लेंगे। और मैंने उसको भी माँ की गाली बकी कैमरे में। तो अब जो टाइपिंग करने वाला रूप और शेष एक एफआईआर तो खत्म हो ही गया था जो इन्होंने सिविल लाइन में काटा था मेरे खिलाफ में। सबसे बड़ी बात देवेश जी सोचिए, मेरे जैसा छोटा सा अधिकारी जिसके खिलाफ में यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी को खड़ी कर रही हो तो मैं उनके लिए क्या बन चुका था। मेरे खिलाफ में यहाँ पर केस लड़ने के लिए निर्भया कांड लड़ने वाले दयन कृष्णन जी को चार्टर विमान से लाया जाता था और हेलीकॉप्टर से बिलासपुर भेजा जाता था। मतलब तुम मुझे किस तरीके से लड़ रहे थे। उस समय भय का वातावरण था। उसके बाद भी हम लड़े, इतने नामी गिरामी लोगों को लड़े, उनके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी। अब रही बात अरेस्टिंग की, इनको लगने लगा कि ईडी के जब रेड्स हुए, आईटी के रेड्स हुए कि अशोक चतुर्वेदी कर रहा है। हाँ, तुम डाल हम पात, कोई समस्या नहीं है। हम लड़ते चले गए। अपने आप को मारें क्या, अपने बेटे का गला घोंटे क्या? नहीं कर सकते ना। हद तो ये है कि किसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर नहीं करी। हद तो ये है किसको बुला करके नहीं धमकी दिया, चमकी दिया। ये बड़ी लंबी कहानी है। एक मुझ पर वेब सीरीज भी मेरे इस पूरे मामले को लेकर के अभी शूट हुई है और 7 एपिसोड की है। आने वाले समय में नेटफ्लिक्स में आप देखेंगे। कहानी का हाँ, मेरे ही ऊपर है। इस पूरे एपिसोड को लेकर के मैं पूरे दिखा रहा हूँ कि कैसे लड़ाई लड़ा गया। हालांकि वो ड्रामेस्टिक डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री ड्रामेस्टिक है, तो सारी चीज़ें उसमें मैं दिखाऊंगा। यदि मैं नहीं दिखाता या नहीं दिखाने का यदि सोचता, मैं यदि आगंठ डूबा रहता तो मैं कहाँ दिखाता है सब चीज़ को। अब रही बात अरेस्टिंग की, जो आप पूछ रहे थे। हम इलाज कराने के लिए जा रहे थे। हम पहुँचे थे वल्टियर से आगे गुंटूर में रुके हुए थे। गुंटूर में यहाँ की पुलिस भेजा और पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। मैंने कहा चलो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, तत्कालीन समय में जिन लोगों ने भी मुझे अरेस्ट करके लाया, जगदलपुर लाए, मेरी अरेस्टिंग गुंटूर से हुई। समाचार पत्रों में आया कि गुंटूर से अशोक चतुर्वेदी अरेस्ट हुआ। ठीक है, सारे समाचार पत्र देख लीजिए। और वो जो ओम चंदेल गया हुआ था एडिशनल एसपी, उसके मोबाइल की जांच कर ली जाए, वो वहां से फोटो भेजा कि नहीं भेजा गुंटूर से मेरी उसकी अरेस्टिंग की। पर मेरी अरेस्टिंग में पेपर्स में जगदलपुर से दिखाई गई। मेरी अरेस्टिंग पेपर में जगदलपुर से दिखाई गई, न्यूज में सब में आया है, फिर फोटो गुंटूर से भेजा है। तो सबसे पहले तो उसी का सीडीआर चेक कर लेना चाहिए। क्यों गुंटूर से अरेस्ट किया कि जगदलपुर से? अरेस्टिंग जगदलपुर से दिखा रहे हो। यहाँ लाया गया, 12 दिन में पुलिस रिमांड में था। इनके पास पूछने के लिए कुछ रहता, पूछते बेचारे। लिटरली तीसरे दिन में जब मेरी पूछताछ चालू हुई हल्की सी, तो मैंने कहा भैया कैमरा लगवा लो, पूछताछ कर रहे हो। तो बोले नहीं सर, आपकी तो संवेदनशील मामला है, हम तो कैमरे में पूछेंगे सारे चीज़ को। कैमरे में जब पूछना चालू किया तो नाम पता, गांव, थाना वाना तो नॉर्मल रूप से पूछा जाता है, वो सब पूछा गया। तो पहला प्रश्न था, क्या आप सौम्या चौरसिया को जानते हैं? मैंने कहा उसको कौन नहीं जानता। इस प्रदेश में जिसको कलेक्टर और एसपी बनना है वही बनाती है, तो उसको जानता कौन नहीं है, सब जानते हैं। परंतु हाँ,
उस रूप में मैं उसे नहीं जानता, कभी मिला नहीं हूँ, कभी मेरा संपर्क नहीं है, कभी मेरी बात नहीं हुई है। एक ही बार फ़ोन आया था पैसा मांगने के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 करोड़ मांगी थी, मैं देने से मना कर दिया। इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बोले और कोई इस तरीके से आपके संबंध में? कोई संबंध नहीं रहा। बोले और कुछ कहना चाहेंगे? तो मैंने लिटरली कहा, कैमरे में मैंने गाली दी और माँ की गाली दी। क्वेश्चन स्किप हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपके संबंध अनिल टुटेजा से अच्छे हैं? मैंने कहा 2004 में जिस तरीके के अनिल टुटेजा थे वैसे अब वो नहीं रहे। उनके घर जब वो डिप्टी सेक्रेटरी थे तो उनके चैम्बर में बैठ के हम चाय पिया करते थे, वैसे वो नहीं रहे हैं। अभी पैसे की शायद भूख लग गई है, इसलिए थोड़े से बदल गए हैं बेचारे। आदमी अच्छे थे, परंतु अब पता नहीं कैसे उनका दिमाग चला गया है। निसंदेह आप लोग अभी मेरा बयान ले लीजिए और आप स्टैम्प में लिख के लीजिए कि आप लोग ही इसी टेबल पर बैठकर आने वाले वक्त में सौम्या चौरसिया और अनिल टुटेजा का बयान लेंगे। कैमरे में बोला हूँ, बयान लेंगे। और मैंने उसको भी माँ की गाली बकी कैमरे में। तो अब टाइपिंग करने वाला रुक गया, कैसे लिखेगा माँ की गाली को? बोले सर, मैंने कहा यार ऐसा है, अरेस्ट मुझे दूसरे केस में किए हो, पूछते उन लोगों के बारे में हो तो मैं तो ऐसी जवाब दूंगा। और यदि मैं गाली दे रहा हूँ तो एक काम कर लो, एक FIR और काट लो यार। वो जा करके नीचे बैठे हुए अधिकारियों को उस वीडियो को दिखाया गया। बोले यार एक पागल आदमी है, इससे संबंधित चीज़ को पूछो, बाकियों का चीज़ को मत पूछो। और उसके जो क्या लगाते हैं चिप्स, उसको कैंची से काट के डस्टबिन में डाला गया, मेमोरी कार्ड को। अब 12 दिन के बाद में मुझे जब सेंट्रल जेल भेजा गया तो सेंट्रल जेल में भेजा गया, तब तक के तो सौम्या चौरसिया को हम भिजवा चुके थे जेल में। उसके निर्देश पे जैसा होता था, सरकार उनकी थी, ये सब हो रहा था। चूंकि वो जेल जा चुकी थी, बौखलाई हुई थी, इसलिए सारी चीज कर रही थी। अशोक चतुर्वेदी को अरेस्ट करो, चाहे कैसी भी अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। तो उसकी ये परिणति थी मेरी अरेस्टिंग, क्योंकि वो जा चुकी थी, उसके साथ में सूर्यकांत तिवारी जा चुका था और तकरीबन 37 लोग जा चुके थे। जिसके कारण जेल गई वो, उसको भी जाना चाहिए, उसके मन में ईगो रहा होगा इस बात का। है वही था, वही फ्रस्ट्रेशन था उसका। तो मैं जब गया तो मुझे बैरक नंबर 1 में रखा गया। बैरक नंबर 1 से हटाने के लिए बहुत कोशिश किया गया लोगों के द्वारा, परंतु मेरे भी कुछ अच्छे मित्र हैं भाई। मैंने मानवीय संबंध में अपना जीवन गुजारा है, अच्छे मेरे मित्र हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी ताकत अपने ढंग से मानवीय व्यवहार से लगाई। मैं बैरक नंबर 1 में रहा और मैं कथा करना चालू किया। मुझे स्वप्न दर्शन हुआ राधा रानी का, राम जी का स्वप्न दर्शन हुआ कि राधा के लिए तुम कथा लिखो। तो मैं कथा लिखना प्रारंभ किया। आज भी जेल में लिखी हुई जो मेरी वो हैं पुस्तिकाएं हैं, मैंने जेल पे मैं काटा 60 दिन और 12 दिन में रहा पुलिस रिमांड पे, PR पे 72 दिन, 73वें दिन मेरी बेल हुई। 60 दिन में 48 पेन की स्याही सूखी थी जो मैं राम और कृष्ण पर लिखा था। और मैं वहाँ पर फिर जो बंदी रहते हैं उनमें गीत संगीत वाला भी एक ग्रुप रहता है, तो उन लोगों के साथ बैठ के राम कथा सुनाना चालू कर दिया जेल के अंदर में। राम कथा, जैसे ही राम कथा सुनाना चालू किया तो मेरी थोड़ी सी मेरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ने लगा। ये वाला में सुनाना है, ये वाला बैरक में सुनाना है, पंडित जी आ रहे हैं तो मेरा तिलक कोई करता था, मेरे लिए कोई गर्म पानी लाता था, मेरे को कोई नहलाता था, मेरे को अपने हिस्से से अच्छे से भोजन कराते थे, मेरा पैर दबाते थे। ये चीज़ें भी अब नागवार गुजरने लगी। मुझे एक बार ब्लेड मरवाने की वहाँ अंदर में एक साजिश रची गई थी, परंतु वो भी नहीं कर पाए बेचारे। क्योंकि कोई तैयारी नहीं था। ये तो पंडित जी हैं, राम की कथा सुनाते हैं। तो मैं राम की कथा सुनाते सुनाते 60 दिन काटा और मैं बाहर आया तब तक के अनिल टुटेजा बाहर ही थे, वो जेल नहीं गए थे। तो मैंने कहा बाकी तो जा चुके हैं, अब मुझे भगवान राम के सामने में उनके लिए थोड़ी सी प्रार्थना करना है कि आप भी जाएं, आपका भी जाना जरूरी है। तो जो करना था मैंने किया। उसके बाद जहाँ जाना था, जहाँ जैसे कनेक्शन करने थे किया, कोई बात नहीं है। अब ये है कि जब तक के सरकारें भी जब तक के काम नहीं कर सकती, जब तक पेपर्स नहीं होगा, तो जो पेपर्स प्रोवाइड कराना था कराया। आज के समय में जो सत्ता के शिखर पे बैठे हुए हैं, आज के समय में मैं कह रहा हूँ, कोई भी एक आदमी जरा मुझे बता दे जो 2020 में इन लोगों का कंप्लेंट किया होगा अपने पेन कापी से। एक भी आदमी जरा बता दे नजर उठा करके, तो मैं मान लूंगा किया है। तो आपके कंप्लेन के बाद अगर उस समय के विपक्ष की बीजेपी को इतना फायदा हुआ और अब जब वो सरकार में आ गए हैं, तो कहीं बुलाया आपको कि अशोक जी आपने
भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी, सारे वो लोग जो लोग जेल में गए उनका नाम लेके हम सत्ता में आ गए गरियागरी आके, तो अब आप कम से कम अपना काम अच्छे से कर लीजिए। देखिए, मैं जब मुझे लोग अरेस्ट करके लाए थे तो उसी समय मुझे उसी अरेस्टिंग के कारण 48 आवर्स जब हो जाता है तो उसे वो सस्पेंड करना पड़ता है। तब से लेके आज तक के मैं बिल्कुल निलंबित हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई थी जब लोग मंत्री बने थे, तो मैं भी सामान्य एक नागरिक की भांति मैं भी एक पुस्तक या बुके और कुछ पौधे लेकर के गया, सबको बधाई दिया और फिर हाथ जोड़ करके आ गया कि भाई आप लोग मेरा ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि वैचारिक रूप से यदि लोग आपका मुझे मानते थे तो आप तो मुझे मानेंगे ही। तो उसके बाद मेरे जाने का मन नहीं हुआ है, मैं ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ, गया नहीं हूँ। अब लोगों को यदि ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद ही करेंगे बार-बार, तो मैं तो नहीं जाने वाला भैया, मैं नहीं जाने वाला। उनको लगता है कि ठीक है तो कर दें और नहीं तो ना करें, क्योंकि मैं तो राम की कथा में लग गया हूँ। लोग नेकी करके दरिया में डालते हैं, हाँ। आप कागज निकाल करके उन अधिकारियों को जेल में डाल दिया, हाँ। लेकिन उस नेकी कोई नहीं पूछ रहा हो, इस नेकी कोई नहीं पूछ रहा। मजे की बात देखिए, अभी एक अचानक याद आया, एक अधिकारी था संजय अलंग, ठीक है, जो एमडी टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन था, जो आप होप इंटरप्राइजेस की बात कह रहे हैं। होप इंटरप्राइजेस के कोई भी पेमेंट 1 लाख से ऊपर के अशोक चतुर्वेदी अकेले नहीं कर सकता। जनरल मैनेजर को अकेले करने का पावर ही नहीं था। यदि 5 करोड़ रुपए का पेमेंट समय पे पिछले 3 सालों में यदि उस समय हुआ है तो उसका फाइनल अथॉरिटी एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो फाइनल अप्रूवल करता है, फाइनल चेक काटता है। एफआईआर मेरे खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ नहीं। तो उनसे कहा गया, मैं कह रहा हूं ना, अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे कहा गया कि जिस गवर्निंग बॉडी में, जिस एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में इसे अप्रूवल किया गया था, आप ये सिर्फ लिख के दे दीजिए कि इसमें मेरा साइन ये वाला नहीं है, तो उनके खिलाफ में स्टैंड हो जाएगा केस। और वो कलेक्टर बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा लिख करके दिया। अरे तो बड़ा उनका नाम है कि किताबें लिखते हैं, ईमानदार टाइप के अधिकारी हैं, फंसाने के लिए अपना कलम। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख करके दिया कि इसमें मेरा साइन नहीं है, ये साइन फर्जी है। आज इस कैमरे में बोल रहा हूँ देवेश जी, यदि उनका साइन वो नहीं होगा तो ईश्वर आज मुझे उठा ले, इस धरती से उठा ले। राम की कथा करता, मेरे राम की सौगंध है। ईमानदार दिखने की कोशिश अधिकारी अपना फंसता तो बचाता है। और आज अभी आ जाएं, एक न्यूट्रल प्लेस में आ जाएं, उनके उसी साइन को ले जाकर के किसी भी एजेंसी को दिखवा दो कि उनके साइन या उनकी राइटिंग वो है कि नहीं। कोई नहीं लिख सकता कि उनकी राइटिंग नहीं है। तो आप सिर्फ कलेक्टर बने रहने के लिए, कमिश्नर बने रहने के लिए सिर्फ मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाए तो आपने लिख के दे दिया कि मेरा साइन नहीं है। तो ये सारी चीजें, अब लोगों को रहता है मुझे कलेक्टर बने रहना है तो बनो ना कलेक्टर। अब तो रिटायर हो गए ना, कलेक्टर नहीं होना। ये पद बहुत ही आता है और जाता है जीवन में, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आध्यात्मिक मार्ग वो जेल से ही शुरू हुआ ये कि जब ये लड़ाई मेरी होने लगी 2021 में, मेरे बाबूजी को हार्ट अटैक आया 2021 में, और मैं उस समय सुप्रीम कोर्ट से स्टे पे था सारे केसेस पे। बाबूजी को हार्ट अटैक आया, जैसे ही पता लगा मैं भागा घर और उन्हें एडमिट किया रायपुर में एसएमसी हॉस्पिटल में। आज भी कोई जा करके उनके पेपर्स निकाल सकता है। डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी जी ने उनका इलाज किया, वहां एडमिट किया और मेरे बाबूजी बच गए। उस हार्ट अटैक का कारण जो तनाव था, जो मुझे देखते थे कि मैं कैसे भाग रहा हूं और कैसे लड़ रहा हूं, हर बार यही बोलते थे अपने जान को जोखिम में मत डालना, बाकी लड़, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं। बच गए। बचने के बाद जब बच गए, करीब हफ्ते 15 दिन ठीक रहे, तो मैंने कहा बाबूजी एक चीज बताइए। बोले बोलो। उस समय सस्पेंड नहीं हुआ था, मैं प्रोटेक्शन में था, सस्पेंड नहीं हुआ था, पर मैं काम नहीं कर पा रहा था, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था। तो कहा कि एक ऐसी चीज बताओ जिससे आप बहुत खुश हो गए। बोले बेटा नौकरी वोकरी तो चलते रहता है, नौकरी तो सभी लोग करते हैं, और ये नौकरी ऐसी चीज है, नौकरी माने नौकर, नौकरी तो सब आते और जाते रहते हैं। तुम मेरे लिए राम कथा करो, और जिस दिन से राम कथा करोगे उस दिन से मैं बहुत खुश रहना चालू करूंगा। और मैं राम जी को पढ़ना प्रारंभ किया 2021 में। पढ़ना जब प्रारंभ किया तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। इस बीच में मैं कई बार, जब मुझे पुलिस ढूंढती रहती थी, तो मैं कई बार मेरे गुरुजी के पास भी जा कर के रहता था। मेरे परम पूज्य बाबूजी, जो कि मुझे दामाद तुल्य मानते हैं, मेरे बाबूजी ही हैं वो,
और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। तो वो कहते थे कि बेटा तुम चिंता मत करना, राम को पकड़े रहो, आखिरी जीत तुम्हारी होगी, मैं यहाँ संकल्प कर रहा हूँ। ये बार बार बोलते थे। इधर मेरे बाबूजी बोले, इधर वो बाबूजी बोले, तो मैंने राम जी को पकड़ लिया और पढ़ना प्रारंभ किया। 2021 से लेकर के मेरे ख्याल से फरवरी मार्च से लेकर के आज तारीख तक के कभी भी मैं रात 2 बजे से पहले नहीं सोया। मैं राम जी को इतना पढ़ रहा हूँ। मेरी निजी लाइब्रेरी में करीब 8 से 10 हज़ार पुस्तकें हैं राम और कृष्ण पर, और मैं राम की कथाएं फिर जब पढ़ने लगा तो पहली कथा मेरी बाबूजी को खुश करने के लिए उनको सामने बिठाल करके लखीराम ऑडिटोरियम बिलासपुर में 18 जून 2022 को किया। मैंने कहा पहली बार में ही धड़कन खुल जानी चाहिए और संस्कार में उसको लाइव टेलीकास्ट करा दिया, और डायस पे बैठ करके मैंने डायस पे खड़े होकर 2.5 से 3 घंटे की नई विधा से मैंने कथा प्रारंभ की, और कथा का विषय था केवट की राम। मैं यहाँ कथा कर रहा था और उस ऑडिटोरियम के बाहर में पुलिस के जवान मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़े हुए थे। कैसे भी करके अरेस्ट करो, मैडम का निर्देश है, वो अनिल टुटेजा का निर्देश है, अरेस्ट करो। मैं कथा करते तक तो मुझे ले नहीं जा सकते थे क्योंकि वो तो भरा हुआ था हॉल। कथा को फिनिश करने से पहले जैसी आरती होती है, आरती प्रारंभ हुई थी, आरती अभी समाप्त नहीं हुई, आरती जैसी स्टार्ट हुई, मैं पीछे से बुलेट से, आज भी नाम मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है राजा अवस्थी बिलासपुर से, उनकी बुलेट पे मैं अपना मुंह बांधा और निकल गया कथा करने के बाद। वो मेरे जीवन की पहली कथा है जो नहीं भूलता। मेरे पिताजी को खुश करने के लिए किया था। मेरे पिताजी सामने बैठे हुए थे और उसके बाद मैं पढ़ना प्रारंभ किया। कथाएं प्रारंभ मेरी हुई। उस कथा का इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि उस कथा को संस्कार में देखने के बाद मेरे पास फोन आया काशी के लिए। तो काशी में मैंने शंकर के राम की कथा करी। इधर पुलिस पीछे पीछे जाती थी, हम कथा करते जाते थे। फिर उसको देख करके आया गोरखपुर में राष्ट्रनायक राम किया। वहाँ से जैसे ही फोन आया तो फिर मैं श्रृंगवेरपुर में 2 दिन की कथा किया, केवट के राम किया। उसके बाद मैं नोएडा चला गया कथा करते करते। तो मैं कथाओं में रम गया, लड़ाई भी लड़ रहा था, कथा में जाता गया। राम जी को जब मैं पकड़ा तो मुझे लगने लगा कि कुछ तो है और फिर मैं राममय हो गया। और ये यात्रा इस तरीके से अभी भी चल रही है। फिर हमने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि बेटा राम को पकड़ लिए हो, जिस जमीन को लेकर के तुम्हारे खिलाफ में प्रकरण बनाया गया, जिसकी झूठा प्रकरण बनाया गया, उस जमीन पर एक भव्य राम मंदिर बनवाओ। मैं आकर के उसका भूमि पूजन करूंगा। मैं वहाँ से लौट के आया चित्रकूट से, बाबूजी के पास बैठा। मेरे बाबूजी अब नहीं रहे, देहदान दिया है उन्होंने। उनसे पूछा तो बाबूजी ने कहा तुम्हारे पास घर रहने का है? मैं बोला हाँ। 2 वक्त की रोटी है? बोले हाँ। उससे ज़्यादा चाहिए? कपड़े कब तक है जो नहीं सिलवाओगे तो पहन सकते हो? मैंने कहा मरते दम तक के नहीं सिलवाऊंगा तो मेरे कपड़े नहीं फटेंगे। तो बोले किस चीज़ की ज़रूरत है? तो बोले किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो जो 10-12 एकड़ की ज़मीन है वहाँ पर उसको तुम अजर और अमर बना दो, क्योंकि ज़मीनें कभी भी 100 वर्ष बाद मालिक का नाम बदल देती हैं। 100 वर्ष बाद मालिक बदल जाता है। तो उस जमीन को ऐसा कर दो कि मालिक ही ना बदले। कोई समिति बना लो, ट्रस्ट बना लो और वहां पर भव्य राम मंदिर बनाओ और आश्रम बनाओ, ताकि सैकड़ों हजारों साल तक के तुम जिंदा रहो। और फिर उसके बाद 22 जनवरी 2023 को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी आते हैं। मेरे बाबूजी आए और आने के बाद में आश्रम का भूमि पूजन हुआ, मंदिर का भूमि पूजन हुआ। और यह यात्रा जो है राम जी की, यह निरंतर हमारी अभी भी चल रही है। तो ये अब क्या प्लान है? मैं देखा बड़ा शांत जगह ही है शिवनारायण के करीब, और यही क्षेत्र चयन किया आप इस आश्रम के लिए? ये चयन मैंने नहीं किया है, इसके पीछे भी कहानी है कि जब देखिए मेरी जो लड़ाई लड़ी गई, मेरे पीछे भी बहुत सारे, धीरे धीरे जब मैं लड़ाई लड़ने लगा उस दुर्दांत अपराधिनी से, उस दुर्दांत अपराधी से जो आज 2-2, 2.5 साल से कैद है। अनिल टुटेजा आखिर जेल में है ना, जेल में ही है वो। तो उसको मैंने आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, 2021 में मैंने डायरी लिखी है। आज चूंकि आप आज इंटरव्यू के लिए आए हैं, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, या मेरे मोबाइल पे होगा चाहे, उसमें मैंने लिखा है 2021 में कि सौम्या चौरसिया तुझे जेल जाना पड़ेगा और जेल में भेजूंगा।
21 में लिख दिया जब उसमें सिक्का चल रहा था। हाँ, मैंने अनिल टुटेजा के बारे में लिखा है कि तुझे जेल जाना पड़ेगा और जेल मैं भेजूंगा। जेल हुआ। जीपी सिंह के मामले में भी मैंने लिखा था 2021 में, जीपी सिंह तुझे जेल जाना पड़ेगा, तेरी बेल मैं कराऊंगा। और उसकी बेल भी मैंने ही कराई ना, मेरा छोटा भाई आशुतोष पांडे कराया बेल। ऑर्डर शीट में देखिए आशुतोष पांडे का नाम लिखा हुआ है, कराया कि नहीं कराया। ये परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां जो होती हैं बड़ी महान होती हैं। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है, इस बात को लोगों को समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी चलती रही। आप कुछ पूछ रहे थे, मैं एकदम दिमाग से उतर गया। का चयन क्यों हुआ आश्रम के लिए? चयन ये मैंने नहीं किया। एक दिन की बात है कि हम लोग 3 इनोवा से, मतलब अब तो आंसू बचे नहीं मेरी आंखों में, वरना अश्रु क्रंदन सिर्फ होता था इस लड़ाई में। आपको ध्यान होगा 2020-2021 में जब लोग अपने घर में दुबके रहते थे कोरोना में, अपने घर से कोई कोरोना से निकलता नहीं था, तब मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगाया जाता था। तब मेरे खिलाफ में 3-3, 4-4 FIR किया गया 2020 में कोरोना के समय में। तो मैं कैसे उस वक्त को गुजारा हूँगा, जरा सा कल्पना करके देखिए। जब त्राही त्राही मचा हुआ था, मैं लगातार जबलपुर जा रहा हूँ वकील के पास, कभी दिल्ली जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कहाँ वहीं जा रहा हूँ, पीछे पुलिस मेरे घूम रही है जबरदस्ती का। तो कोरोना के समय में क्या आपके अंदर में इतने मानवीय मूल्य नहीं थे? कोरोना के समय में मेरे घर में पुलिस वालों को भेजा जाता रहा, 20-20 पुलिस वाले आते थे। क्या उस समय नहीं था क्या वो जो क्या करते थे लॉकडाउन, उस समय नहीं था क्या? था तो क्यों भेज देते थे भाई 20-20 लोग एक साथ? नहीं आना चाहिए ना। तो हुआ ये कि एक दिन हम लोग 3 इनोवा से जा रहे थे, उस समय भी आशुतोष था और श्रीधर वगैरह थे, काफ़ी लोग थे। कबीर चबूतरा के ठीक 4 किलोमीटर नीचे मुझे दर्शन हुए, अनुभूति हुई हनुमान जी के। बनारस में नहीं, कबीर चबूतरा। और वहां से एक अनुभूति आई कि तुम सिर्फ राम पकड़ लो, राम जी की सेवा करो मेरे प्रभु की, दुनिया का समस्त वैभव, समस्त ऐश्वर्य मैं तुम्हें दूंगा। और बात खत्म हो गई। जबलपुर से लौट करके आया सीधे इसी जगह में, आश्रम में, और यहाँ पर हनुमान जी जो मेरे कमरे में हैं, उनको ध्यान से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वही हनुमान जी कबीर चबूतरा में मुझसे मुलाकात हुई थी, वही हनुमान जी। मैंने कहा ये तो अद्भुत चीज़ है, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, सारी चीज़ें होने लगी। फिर 18 स्वप्न दर्शन हुए हैं मुझे इस स्थान पर, इस स्थान के लिए कि तुम्हें यहाँ राम मंदिर बनाना है। और इस जगह से राम वन पथ गमन में राम जी के चरण पड़े हैं। ये 18 स्वप्न दर्शन है मुझे इस जगह पे। ऐसे ऐसे हैं, कई बार ये हुआ कि रात को 1 बजे 1:30 बजे हनुमान जी जगा देते हैं और बोले कि जल्दी आ जाओ यहाँ पर, मुझे सुंदरकांड सुनाओ। मैं रात को 2-2 बजे उठ करके सुंदरकांड सुनाने आ जाता हूँ, राम की कथा सुनाने उनको आ जाता हूँ जब वो स्वप्न दर्शन देते हैं इस जगह पे। तो ये अनुभूति से हुआ, ईश्वरीय अनुभूति से ये जगह आया, न कि चैन से आया इस जगह पे। और ये साफ दिखाई देता है, मुझे साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई जमीन के तल से उसका शिखर 131 फीट ऊंचा जाएगा। और कलश यदि हम जोड़ेंगे 20 फीट का कलश, अर्थात 151 फीट का श्री राम मंदिर यहाँ बन रहा है हाइट पे, जो जमीन के 22 फीट नीचे से आ रहा है, जिसकी दीवारें 10 फीट चौड़ी हैं, दीवारें 10 फीट चौड़ी है, कलिंग शैली में बन रहा है। और आज से 1000 साल पहले जिन परिवारों ने, जिन गांव वालों ने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया था, वही परिवार इस मंदिर का निर्माण कर रहा है। जब इसमें मैंने प्रारंभ किया तो आज उस अनुभूति को बताना चाहूँगा कि इस जगह पर सिर्फ 5 वृक्ष थे, 5 वृक्ष थे जब इस यहाँ भूमि पूजन हुआ। आज यहाँ पर 4000 वृक्ष लहलहा रहे हैं। ये ईश्वरीय योग नहीं है तो क्या है? 4000 वृक्ष। जहाँ वाटर लेवल कम था, 3-3, 4-4 बोर जो है एकदम से सूखे हुए थे, सब में पानी आ गए और पानी के झरने यहाँ पर बह रहे हैं। यहाँ पर एक भी स्थान रहने का नहीं था, 150 आदमी के यहाँ रहने की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ पर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है श्री राम जानकी मंडपम में, जहाँ कथा होती है, जहाँ अभी मेरे बाबूजी
जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी 27 अप्रैल से लेके 5 मई तक के सबरी जी पे कथा करने आ रहे हैं कि मैं उस जगह पे आ रहा हूं, और उसके बाद अंतिम रूप से संकल्प लेकर के उस मंदिर का निर्माण फिर पूरा हो जाएगा 2 साल में। तो ये वो जगह है कि जो ईश्वरीय अनुभूति से बढ़ रहा है, सामाजिक सहयोग से बढ़ रहा है, सामाजिक चेतना से बढ़ रहा है, और समाज के एक एक व्यक्ति, एक एक मेरे मित्र हैं, उनके प्रेम से बढ़ रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैदिक शिक्षा की शुरुआत भी आप यहाँ करने जा रहे हैं, वो क्या है, कैसा करेंगे उसको? देखिए, वेद सार है हमारे जितने भी, चाहे वो रामायण जी हों, चाहे श्रीमद् भागवत जी हों, चाहे 18 पुराण जो भी हैं, वे समस्त पुराणों का, समस्त आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्यों का, हमारे यहाँ शास्त्रों का आधार तो वेद है। और वेद क्या है? प्रकृति है। प्रकृति की पूजा वेदों में जितनी है उतना कहीं भी नहीं है। तो मेरे मन में आई बात कि वेद सेवा अनिवार्य है हमारे हिंदुस्तान के लिए, वेद सेवा। तो अभी हमने प्रयास किया यहाँ पर हरिवंश, मेरे बाबूजी अब नहीं रहे, मेरे बाबूजी 26 अगस्त को 2024 को उन्होंने जन्माष्टमी के दिन में अपना प्राण त्यागा था। 3 दिन पहले बताए थे जन्माष्टमी के दिन जाऊंगा, तो उनकी इच्छा से कि बोले वेद की सेवा भी करना, तो मैंने हरिवंश वैदिक पाठशाला यहाँ प्रारंभ करी है, जिसका औपचारिक उद्घाटन हो सकता है। मेरी इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय छत्तीसगढ़ के और जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के कर कमलों से कराऊं। तो वैदिक पाठशाला यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। अभी सिर्फ यहाँ पे 11 बच्चे आए हैं, परंतु 2 बच्चे और गया से आ रहे हैं मेरे वीडियोस देख करके, जहाँ पर इन वेद में वेद पाठी बच्चों का भोजन, पानी, रुकने का, जूते का, चप्पल का, उनके तेल का, सारी चीज़ों का निःशुल्क, समाज के सहयोग से निःशुल्क मैं उनको पूरी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में यह प्रदेश का पहला वैदिक महाविद्यालय इस जगह में इस्टेब्लिश हो सके, और ताकि अच्छे संस्कार लोगों को प्राप्त हो सके। जो जिस तरीके से लोगों में शराब और शबाब और व्यभिचार जो चल रहा है, उससे लोगों को थोड़ा सा हम बचा सकें। तो एक वैदिक पाठशाला तो प्रारंभ है, वैदिक महाविद्यालय तक की सोच है। ये आखिरी सवाल है, फ्लैट भी डल हो रहा है, अभी इच्छा बची है ईमानदारी से नौकरी करने की? और सिस्टम इतना अद्भुत है, उस सिस्टम के बारे में जितना कहा जाए कम है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरी कोई ऐसी नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है, परंतु देखिए अब VRS वगैरह लेने की स्थिति भी लगभग वो समय आ चुका है। सरकार जिस दिन चाहेगी और मुझे यदि रिस्टेट कर देती है, मेरे क्लेम्स वेम्स क्लियर कर देती है, तो उसके बाद VRS लेंगे और राम की सेवा करेंगे। नौकरी तो आती जाती है, राम जी की सेवा और कर रहे होते तो कितने साल बचे हैं अभी नौकरी के? मेरा रिटायरमेंट 2033 है। काफी समय, मतलब काफी समय है। 2 सरकारें और कुछ अब ये तो तय है कि सरकारें, ठीक है, जो भी सरकारें आए और अच्छा काम करें। बस मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्व वाले मुख्यमंत्री जी के लिए एक बड़ा संदेश भी है इसमें, कि हम जब नेता होते हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के लिए भी संपर्क है, कि मुख्यमंत्री जब वो होता है तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वह प्रदेश का होता है, वह जनता का होता है, वह किसी दल का नहीं होता है। दलीय स्थिति में वह दल का है, परंतु जब जनता को या आपको या मुझे तकलीफ हो, एक आम व्यक्ति को तकलीफ हो, तो ये जरूर मुख्यमंत्री लोगों को सुनना चाहिए और बात करना चाहिए। अभी के मुख्यमंत्री बहुत ही सहज और सरल हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक बार में मैंने 3 बार कोशिश किया उनसे मिलने के लिए, और सुबह कोशिश किया और शाम को मैं मिल लिया, सुबह कोशिश किया, शाम को मिल लिया, और 10-10 मिनट बात को सुन लेते हैं। 5 मिनट राम जी पे मैं पुस्तक देने गया था, राम जी पे बात किया। अरे यार, कौन किसको क्या देता है इस दुनिया के अंदर? प्रेम से बड़ी कोई चीज, अनुराग से बड़ा कोई चीज है क्या? उनकी सहजता, उनकी सरलता, ऐसा ही तो सभी में होना चाहिए। और कोई किसी को कुछ देता नहीं है भाई, प्रेम तो दो कम से कम। पुराने वाले यहीं पे तो चुक गए वो 2-3 लोगों के चक्कर में, नहीं तो बात कुछ और होती है। बड़ा घेरा था, घेरा बड़ा था, लोग कम थे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। कोशिश करेंगे, अब तो हमारे अमोरा के नज़दीक है, फिर आना होगा आश्रम, फिर कुछ नई चीज़ें यहाँ पर जो हमको दिखाई पड़ेंगी उसके बारे में बताएंगे। एक बार विजिट कराएंगे किस सुंदर तरीके से एक आश्रम की कल्पना हो सकती है और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। आज अंधेरा हो गया तो आज ही दिखाते हैं आपको, हालांकि मेरा आना जाना लगा रहेगा, मेरा गाँव बहुत करीब है यहाँ से। तो फिर आपको आश्रम के बारे में अगली बार बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।